हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट ध्वनि से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ध्वनि से कुछ सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में या फिर कोई भी कंपटीशन की परीक्षाओं में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी सब्जेक्ट से, उसी अध्याय से डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस सब्जेक्ट से एक दो प्रश्न मेरा दावा है कि रेलवे ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप लोग बिल्कुल शालीनता पूर्वक और ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि आज अगर इस वीडियो का एक एक प्रश्न आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डी की परीक्षा में इससे ज़रूर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, उम्मीद यही है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक का बटन अवश्य दबा दे ताकि और भी इस पर काम करने के लिए हम प्रेरित हो सकें। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है, आप सभी ने पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में कि पानी में जो है ध्वनि आर पार होता है, क्योंकि इसमें ध्वनि की चाल जो है पानी में लगभग 346 मीटर प्रति सेकंड की चाल से होता है। और दूसरा, लोहे की बात करें तो लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ध्वनि की चाल रहती है। और वहीं वायु की बात करें तो 346 होता है। तो ये तीनों में ध्वनि जो है प्रवेश करती है, तभी इसकी चाल इतनी है। अब बात हमसे यह पूछा गया है कि आर पार नहीं की जा सकती, तो निर्वात में जो है ध्वनि की चाल, ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती ठोस में, द्रव में, गैस में। जी हाँ दोस्तों, ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है, गैस में भी चलती है। निर्वात में जो है ध्वनि की चाल नहीं होती, अभी हमने आपको बताया। तो चलिए बिना देर किए हुए तीसरे प्रश्न को लेते हैं। आज का यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए 17 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए, ताकि आप जो है ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सके। चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो ये है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो वायु में पूछा है, अभी हमने आपको बताया कि ध्वनि में वायु का वेग जो है 330 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यह एक अनुमानता पूछा हुआ है। एग्जैक्ट इसका 346 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो टीवी नियंत्रण इकाई जो प्रयोग किया जाता है उसमें है आपका रेडियो तरंग के माध्यम से इसको चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टेलीविजन के विकिरण को नियंत्रित करने के लिए और रक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे
कि पराश्रव्य ध्वनियां वे जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य, श्रव्य और अपश्रव्य, तीन प्रकार की ध्वनियों को हम रूपों में बांटते हैं, जिसमें कि जो प्रश्न पूछा गया है पराश्रव्य ध्वनि के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बता दें कि 20,000 से ऊपर की ध्वनि जो होती है वो पराश्रव्य ध्वनि आवृत्ति की होती है। और वहीं बात करें अपश्रव्य की, तो अपश्रव्य ध्वनि जो होती है, अपश्रव्य तरंग जो होती है वो आपका 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है। और श्रव्य तरंगे जो होती है वे तरंगे जिनकी न्यूनतम आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिकतम और 20,000 हर्ट्ज से बीच में हो, जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कि जो हम सुनते हैं उसे हम श्रव्य तरंग कहते हैं। 20 से लेकर 20,000 जो हर्ट्ज की होती है ध्वनियाँ वो हम सुन सकते हैं, वो तरंग को हम सुन सकते हैं। और चमगादड़ की जो श्रवण सीमा होती है वो सबसे ऊंची होती है। 1,00,000 हर्ट्ज तक की तरंगे जो है चमगादड़ पूरी क्लैरिटी के साथ सुन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें तीनों बातें हमने बताया, आगे आपको इस पर प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या होगा? क्या सोनोग्राफी, क्या ईसीजी, ईईजी, क्या एक्सरे? तो जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है उसका सही आंसर आपका होगा सोनोग्राफी, जो 8 का ए ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? क्या आवृत्ति नापी जाती है, ऊर्जा नापी जाती है, ऊष्मा नापी जाती है, या गुणवत्ता मापी जाती है? तो जबकि हम लोग जानते हैं कि हर्ट्ज का आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, वही आपका सही आंसर हुआ, यानी कि 9 का ए आपका सही आंसर हुआ। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकता है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जी हाँ, प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, श्रवण सीमा इसकी बहुत ऊंची होती है, यानी कि 1,00,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ ये जो पूरी क्लैरिटी के साथ सुन सकता है। तो इसका सही आंसर 10 का डी, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं कारण वो निर्देशित होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लगभग 20 डिग्री तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? जी हाँ दोस्तों, 20 डिग्री के तापमान पर क्या हवा में ध्वनि की गति अधिक होगी? क्या ग्रेनाइट में, क्या पानी में, क्या लोहा में? मैंने अभी आपको बताया कि हवा में जो है यहाँ पे 20 डिग्री तापमान पर किस में जो है ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो 20 डिग्री के टेम्परेचर पे वो आपका होता है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है निकेल, उसके बाद आता है लोहा, और उसके बाद आता है आपका पीतल, उसके बाद आता है प्लिंट। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो हवा क्या है? एक प्रकार का गैस है, और पानी क्या है? द्रव्य है। ठोस ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। तो कहने का मतलब कि ठोस पदार्थ जो हैं उसमें जो है आपकी जो ध्वनि की गति अधिकतम रहती है। तो कहने का मतलब कि जो ठोस पदार्थ इसमें आपको नजर आएंगे, यानी कि लोहा जो है एक ठोस पदार्थ है, कहीं ना कहीं ये इसका सही आंसर है कि 20 डिग्री के तापमान पे ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी लोहा में, क्योंकि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ में सबसे ज़्यादा होती है।
द्रव पदार्थ में उससे कम होती है, गैस पदार्थ में उससे भी कम होती है। अगर इस तरीके से भी याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि हवा जो है गैस है, पानी एक द्रव्य है, लोहा जो है एक ठोस पदार्थ है, इसलिए 11 का डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 12। ध्वनि तरंगे क्या केवल निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस के माध्यम से चल सकती है, या फिर केवल गैस में चल सकती है, या ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती है? ध्वनि तरंगे किसमें चल सकती है यह बताएं। क्या निर्वात में चल सकती है, या केवल ठोस के माध्यम से चल सकती है, केवल गैस के माध्यम से चल सकती है, या ठोस तथा गैस दोनों के माध्यम से चल सकती है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर क्या होगा? ये तो चलती है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इसका ठोस तथा गैस दोनों के माध्यम से चल सकती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पराध्वनि जेट उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण, आंखों के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर पराध्वनि जेट उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा होता है, क्योंकि सीएफसी यानी कि सीएफसी के चलते जो है ओजोन के लेयर को बाधा मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं पराध्वनि जेट जो है ओजोन लेयर के लिए बाधा साबित होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, मतलब नहीं सुन पाते, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा का पर जो है वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट में रहते हैं, और चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। क्या होगा इसका सही आंसर? मैं आप लोग से जानना चाहूँगा। तो इसका सही आंसर यही होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहयात्री को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। एक प्रकार से पिछली ही प्रश्न का जो है रिपीट कह सकते हैं इसको, ये क्योंकि यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके सवाल को जानिए, थोड़ा बहुत इसमें हम हल्का हिंट भी देंगे, उसको भी समझिए। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है। ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता, और चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर होते हैं। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम वहां पे नहीं होता है। चलिए प्रश्न संख्या 16। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए, भूकंप की कांतिमान नापने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग सभी जानते हैं कि डेसिबल ध्वनि का एसआई मात्रक यानी कि इकाई है। प्रश्न संख्या 16 का जो बी ऑप्शन है वही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि आप टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या होता है? क्या वो आयाम आरोपण होता है, स्पंद संकेतन होता है, आवृत्ति आरोपण होता है, समय विस्तार गुणन होता है, क्या होता है? तो ये इसका सही आंसर जो होगा आवृत्ति का आरोपण होता है ध्वनि विस्तारण के लिए। चलिए नेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल में ध्वनि उत्पन्न होती है? आप लोग जानते हैं कि ध्वनि जो है 20 से 20,000 तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। तो आप यह बताएं कि कितने तक की ध्वनि उत्पन्न होती है जब 2 आदमी आपस में बात करते हो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 30 डेसिबल की आवृत्ति अगर है, 2 आदमी आपस में बात करेंगे तो सुन सकते हैं। सुनने के लिए 100 भी सुन सकते हैं, लेकिन आपस में जब बात करते हैं तो करीब रहते हैं। स्वाभाविक है कि
साउंड जो होगा कम होगा, इसलिए 30 डेसिबल में आदमी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात कर सकता है। तो 18 का हम कह सकते हैं सी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है, ये आप अपने हिसाब से बताएं। क्या वो 45 डेसिबल, क्या वो 50 डेसिबल, या फिर 55 डेसिबल, या 60 डेसिबल? तो ध्वनि प्रदूषण जो है कि नियंत्रित करने के लिए उसका क्या स्तर होना चाहिए शहर में या नगर परिषद या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। हम बताते चले कि ध्वनि की तीव्रता जो है 15 से 20 डेसिबल होती है फुसफुसाहट की, साधारण बातचीत 30 से 40 होती है, और जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल में किया जाता है, और ट्रक और ट्रैक्टर 90 से 100, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के लिए 100 डेसिबल, विद्युत मोटर 110 और मोटरसाइकिल 110, सायरन 110 से 120, जेट विमान 140 से 150 और मिसाइल 180 डेसिबल की तीव्रता होती है। यंत्र जो कारखाने में शोर मचाते हैं वो भी आपका जो है 100 डेसिबल की तीव्रता से शोर मचाता है। तो ये प्रश्न जो हमने पूछा आपसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का स्तर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 45 डेसिबल, क्योंकि आपने अभी सुना कि शहर में जो है जो ट्रक और ट्रैक्टर चलते हैं वो आपके 90 से 100 के बीच में होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कन्वर्सेशन की बात करें तो 50 से 60 होता है। अगर 45 इसका मानक तय किया हो तो कहीं ना कहीं यह जो है ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित रखने का अच्छा स्तर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 और 155। जोर जोर से बातचीत का जो है अगर सह सीमा शोर की, हमें जहाँ तक लगता है कि 45 भी सही है और 85 भी सही है, क्योंकि जोर से बात करना जो है 85 डेसिबल हो जाएगा। और अगर शोर की सह सीमा अगर तय करनी है तो कितना तक तय किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर यही होगा कि 85 डेसिबल तक जो है शोर की सीमा करीब करीब होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके एक साथी का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।